गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा। बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लेक्चर समझने के लिए हमें जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन का लेक्चर अच्छे से आना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन बनने के जो ज्यादा चांस होते हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर से होते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कम नहीं है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ये पढ़ना है हमने बच्चों। चलो भी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं। क्योंकि देखो, ऑर्डर जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है उनका टोटल ही ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर जीरो है इसका मतलब कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर जीरो है, और कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर अगर जीरो है तो बच्चों रेट किसी भी तरह से डिपेंड करेगा ही नहीं कंसंट्रेशन के ऊपर। तो पहली बात मैं यहां लिख रहा हूं, एज वी नो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate does not depend on concentration। कहने का मतलब रेट जो होता है वो के ए की पावर जीरो के बराबर होता है, या मैं ये भी कह सकता हूं रेट इज इक्वल्स टू के होता है। क्योंकि ए की पावर जीरो का मतलब तो क्या होता है? ए की पावर जीरो का मतलब एक हो गया। चलो, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर के होता है। ये बात ध्यान रखना, ये है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब आगे की बात सुनो जरा तुम ध्यान से। हमने एक रिएक्शन कंसिडर कर ली, लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन। और उस रिएक्शन में क्या हो रहा था? रिएक्टेंट जो था वो बदल रहा था किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। सही है। अब शुरुआत में रिएक्टेंट लिया हुआ था मैंने, जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट मैंने लिया हुआ था ए। जीरो टाइम का मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, केवल रिएक्टेंट है हमारे पास, अभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्शन प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट बनता जाएगा और रिएक्टेंट कम होता जाएगा। बच्चों टी टाइम के ऊपर, एट टाइम टी क्या हुआ? इसमें से कुछ कम हो गया। मान लो इसमें से x कम हो गया, तो ये कितना बन गया? ये बन गया बच्चों x। प्रोडक्ट कितना बन गया? x। जैसे शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो हमारे पास केवल और केवल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं बना था। इसका मतलब प्रोडक्ट शुरुआत में कितना था? जीरो। टी टाइम पे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। इसका मतलब रिएक्टेंट में से कुछ कम होगा। कम कितना हो रहा है? x। अगर x कम हो रहा है तो x बन कौन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैं यहां बच्चों तुम्हें एक बात बताता हूं, ये जो a है ना, मैं इसको a नोट भी मान सकता हूं। a नोट का मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, ठीक है। और a माइनस एक्स को मैं at से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। at का मतलब है कंसंट्रेशन एट टाइम t। मैं यहां लिख देता हूं, a नोट बराबर है कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, ठीक है।
या मैं ये भी कह सकता हूं और इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब सुनो जरा आगे की बात क्या है। एटी क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन। सही हो गया यहां तक। अब हम एक बात जानते हैं क्या, कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है ना, उसका जो रेट होता है, रेट बराबर होता है के के। ये बात हम पढ़ चुके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर क्या होता है? के होता है। अब बच्चों मुझे बताओ रेट क्या होता है वास्तव में? तो रेट होता है बच्चों dx अपॉन dt, पढ़ चुके हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, और ये जो d है ये किसको डिनोट करता है? स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो बच्चों इस रेट की जगह मैं लिख रहा हूं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k। ठीक है, dt को उधर लेके जा रहा हूं, dx बराबर k dt। बच्चों एक बात समझो तुम, dx जो है, dx क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन d का मतलब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में चेंज को डिनोट कर रहा है। जैसे जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कुछ ऐसे होता है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और मैंने मान लिया ये वाला इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, इस वाले इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन dx है, चेंज इन टाइम dt है, तो मैं कह दूंगा रेट बराबर हो गया dx अपॉन dt, एक पर्टिकुलर इंटरवल में। लेकिन अगर मैं पूरी रिएक्शन के लिए निकालना चाहूं, पूरी इसके लिए निकालना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये आया है मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं सबको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये वाला इंटरवल, फिर अगला इंटरवल, अगला इंटरवल, अगला इंटरवल, अगला इंटरवल, सारा कंप्लीट जोड़ने के लिए हम किसको यूज करेंगे? इंटीग्रेशन को। कंप्लीट रिएक्शन का रेट कैरी आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का। इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है यहां तक की बात। चलो बच्चों अब सुनना जरा ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा देखते हैं जरा। ये हमारे पास dx है बराबर k और ये dt। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से। dx का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? x। ठीक है, अच्छा dt का इंटीग्रेशन होता है बच्चों t। सही है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t। और प्लस में जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लेते हैं। ये c क्या है? c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैथ में हालांकि खूब आते हैं। ये क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हो गया यहां तक की बात। चलो x बराबर आ गया बच्चों kt प्लस c। अब मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। और वो बाउंड्री कंडीशन क्या है? कि जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था उस टाइम x की वैल्यू क्या थी? इस x की वैल्यू क्या थी जब टाइम जीरो था? बच्चों x क्या है वास्तव में? x है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, जब t की वैल्यू जीरो है, जब टाइम जीरो है, प्रोडक्ट कितना बना है? जीरो। इसका मतलब जब t जीरो होगा, जब t जीरो होगा तो x भी क्या होगा? जीरो। ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं इस वाली इक्वेशन पे। अगर मैं अप्लाई करता हूं तो बच्चों देखो क्या हो गया, जीरो बराबर k इंटू जीरो और प्लस में c। इसका मतलब c बराबर क्या आ गया? जीरो। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं लिख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा बताना बच्चों मुझे? x बराबर kt। x बराबर क्या आ गया? kt। ये है इंटीग्रेटेड,
इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक्स क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम है। सही है यहां तक की बात। बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है लिखने का, क्या कि x बराबर क्या होता है वास्तव में, देखो a बराबर होता है a नोट, a माइनस एक्स बराबर होता है at। मैं यहां इधर लिख देता हूं। हम एक बात जानते हैं, a बराबर होता है a नोट, a माइनस एक्स बराबर होता है at। a की वैल्यू a नोट यहां पुट कर रहा हूं, a नोट माइनस एक्स बराबर हो गया बच्चों at। x को उधर लेके जा रहा हूं, at को इधर लेके आ रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर a नोट माइनस at। बच्चों इसी इक्वेशन को मैं एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और वो फॉर्म क्या है, a नोट माइनस at बराबर kt। ये जो a के नीचे t लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में नहीं है ये t, ये t तो केवल ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन एट टाइम t, लेकिन ये वाला t मल्टीप्लाई है k के साथ। ठीक है यहां तक की बात बच्चों। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये भी हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है यहां तक की बात। और यहां ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, टी क्या है, कंसंट्रेशन, एटी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। क्लियर है यहां तक की बात। चलो बच्चों अब आगे इसके बाद जो मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूं बड़े काम का है बच्चों, इसी का अभी खत्म नहीं हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी में हम आगे देख रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। देखो जरा ध्यान से बच्चों, एक हेडिंग बनाते हैं हम, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम जैसे एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है, अब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, मान लो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट के अंदर, जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है। मान लो रिएक्टेंट मैंने 100 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है, अब जब टाइम था जीरो तो ये शुरुआत में 100 ग्राम था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारी रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आधा आधा रिएक्टेंट, मतलब कि आधा, आधे का मतलब 100 में से 50 माइनस कर दिया, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बदल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना, एक टी टाइम ऐसा आएगा, कोई ना कोई टाइम होगा इसमें जिसमें आधा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। बच्चों उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुका है, या मैं भी ये भी कह सकता हूं कि हमारी हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है यहां तक की बात। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखो इसकी, देखो the time required to convert half of the reactant into product is known as हाफ लाइफ टाइम। इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम के लिए फॉर हाफ लाइफ, टी जो है ना, टी मैं ले रहा हूं टी हाफ। बच्चों अगर हाफ लाइफ पीरियड के लिए मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मैं उसको एक डिनोट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर लेटर से, टी हाफ। टी हाफ का मतलब है टाइम जो चाहिए आधी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। बच्चों इसको ये मत समझना तुम कि ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, नहीं, ये डिनोट कर रहा है कि ये वो टाइम है जो आधी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। या तुम इसके बजाय ये भी लिख सकते हो T 50%,
50% का मतलब भी ये है कि वो टाइम जो 50% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 50% का मतलब आधी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है यहां तक की बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है, अगर रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी? देखो हम तो ये समझ रहे थे कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है, सही बात है, और ये शुरुआत में लिया हुआ है a, ये कितना 0। अगर रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है इसका मतलब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, मतलब कि T50% क्या होगा, T50% में क्या होगा, प्रोडक्ट आधा बन जाएगा यानी कि a/2, और ये बच कितना जाएगा, ये बच जाएगा a/2, या मैं ये कह सकता हूं a में से a/2 माइनस हो गया। ऐसा ही कुछ होगा ना। तो बच्चों जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो x की वैल्यू होगी a/2। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं हम एक बात जानते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन x इज इक्वल्स टू kt, होता है कि नहीं होता? अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और t की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या आती है फॉर हाफ लाइफ, अगर मुझे हाफ लाइफ निकालनी है तो x की वैल्यू रखूंगा a/2, k और t को मैं रखूंगा T50%। ठीक है, तो बताना जरा बच्चों T50% क्या आ गया, T50% बराबर a/2k, आया कि नहीं आया? ये आ गया हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम आ गया, मतलब कि अगर कभी भी तुम्हें किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो टाइम निकालना है जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें करना क्या है, a को डिवाइड कर देना है 2k से। a की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू भी होगी तुम्हारे पास, बड़े आराम से तुम हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो। चलो बच्चों अब आगे सुनो इसी के बारे में। देखो बच्चों a को, जो ये a है, a को हम डिनोट करते हैं a नोट से भी, तो बच्चों हमें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि T50% बराबर a नोट बाय 2k, a नोट बाय 2k हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये जो a है या a नोट है, वास्तव में ये क्या है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना, हाफ लाइफ टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा होगी इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा हाफ लाइफ टाइम। तो मैं यहां लिख देता हूं हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर a नोट की वैल्यू बढ़ेगी तो T50% भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना क्या कि T50% जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1k। ये कई बार पूछा गया कि a के स्क्वायर पे डिपेंड करता है या a की पावर 1 पे या a की पावर 3 पे, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग आता है, तो जीरो ऑर्डर में a की पावर 1 पे डिपेंड करता है। ठीक है यहां तक की बात। बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकली कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं, बड़े अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे डेरिवेशन हम फर्स्ट ऑर्डर में भी करेंगे, इसलिए यहीं पे अच्छे से समझ लेना है तुमने। देखो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक बात समझो तुम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक बात क्या समझनी है कि मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये शुरुआत में 100 लिया हुआ है, मैंने कितना लिया हुआ है 100, सही बात है, और रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई। अब आधी कंप्लीट के लिए
मुझे हाफ लाइफ टाइम चाहिए। क्या चाहिए? हाफ लाइफ टाइम। आधी कंप्लीट होने के बाद हमारा रिएक्टेंट कितना बच गया? अब रिएक्टेंट कितना बच गया? तुम्हें ना ये मत समझना कि सर प्रोडक्ट बना रहे, मैं रिएक्टेंट को देखना चाह रहा हूं, रिएक्टेंट कितना बच गया। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो इसको, वरना तुम कंफ्यूज होगे। रिएक्टेंट शुरुआत में लिया 100, एक हाफ लाइफ के बाद, मैं टी हाफ लिख देता हूं, टी 50% की जगह टी 50% भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा? तो मैं कहूंगा 50 बचेगा। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो सीधा सीधा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा होगी इनिशियल कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा हाफ लाइफ। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? 100। हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया? 50, उसका आधा। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए। अब सुनो जरा ध्यान से, अब रिएक्शन फिर से आगे हुई, मैंने फिर से एक और हाफ लाइफ देखी, ठीक है, मुझे ये बताओ अगली हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा? अब यहां सोचने की बात है कि ये 25 बचेगा या 0 बचेगा, रिएक्टेंट 25 बचेगा या 0 बचेगा। अगर हम 25 सोच रहे हैं तो हम इसको लेके सोच रहे हैं कि भाई अब 50 का आधा हो जाएगा, और 0 जो सोच रहे हैं हम इसको लेके सोच रहे हैं कि भाई इसका आधा, इसका मतलब 50 भी कंज्यूम हो गया पूरा पूरा, और वो कितना बच गया? 0। बच्चों ये जो हाफ लाइफ है, ये जो हाफ लाइफ है, ये केवल एक चीज पे डिपेंड करती है, और वो क्या? वो है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 100 का आधा कितना हुआ? 50। अब अगली जब हाफ लाइफ होगी फिर से 100 का आधा कम हो जाएगा। 100 का आधा कितना होता है? 50। फिर से 50 कम होगा तो कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। इस 50 का आधा नहीं करना अब तुमने कि यहां 25 लिखो, सीधा इसी का आधा करके कम कर देना। इसका आधा कितना होता है? 50, तो इसमें से 50 कम किया तो कितना बचा? 0। सही बात है। यहां से बच्चों हमने एक बात सीखी। क्या सीखी? कि यहां से लेके यहां तक रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है। कितनी कंप्लीट हो गई है? 100% कंप्लीट हो गई है। और इस 100% कंप्लीट होने के लिए एक और दो हाफ लाइफ चाहिए। कितनी हाफ लाइफ चाहिए? 2 हाफ लाइफ चाहिए। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि टी 100% का मतलब क्या हुआ? वो टाइम जो 100% रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए चाहिए, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 2 इंटू टी हाफ। टी 100% बराबर होगा 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कि 100% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल कितनी हाफ लाइफ चाहिए? 2। तो 100% कंप्लीट करने के लिए 2 हाफ लाइफ चाहिए। सही बात है यहां तक? ये हम प्रूव करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रूव दैट T 100% is equals to 2 into T 50%, और T 75% is equals to 3 by 2 into T 50%। हमें ये दो ड्राइव करनी है रिलेशन। ठीक है, अभी तुम ये मत समझना कि सर ये वाली तो ड्राइव हो गई ऊपर, ये था एक लॉजिकल पॉइंट था, लेकिन हमें ये वास्तव में प्रूव करनी है कि ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, इस डेरिवेशन से, ये जो इक्वेशन थी हमने पढ़ी है उसको लेके करना है हमने। चलो बच्चों अभी देखते हैं, पहला वाला लेते हैं, पहले वाले का आंसर देखते हैं। आंसर फर्स्ट का हमें प्रूव करना है T 100% बराबर 2 इंटू T 50%। ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। हमने एक रिएक्शन कंसिडर कर ली कि रिएक्टेंट बदल रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है। ठीक है, और ये शुरुआत में लिया हुआ है A। जब टाइम था 0 तो ये कितना लिया हुआ है? A। अब हमें यहां दो तरह के टाइम पढ़ने हैं। एक तो T 100% कि 100% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए, तो मैं पहले तो वो ही देखता हूं। फॉर 100% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है तो सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा।
अगर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी? x क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों x की वैल्यू होगी a। x किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर, क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। रिएक्टेंट था कितना? a था, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा बच्चों, 100% कंप्लीशन के लिए t को मैं मान रहा हूं t 100%, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन x बराबर होता है kt। x बराबर क्या होता है? kt। ये दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूं, या x की जगह a रखा, kt की जगह t 100% रखा। तो बताना जरा बच्चों t 100% क्या आया? t 100% बराबर t 100%, चलो इधर लिख देता हूं, शायद इधर दिखाई नहीं दे रहा हो तुम्हें। t 100% बराबर a बाय 2, सॉरी a बाय k। देखो आ गया होगा ना, a बाय k नीचे आ गया, t 100% की वैल्यू आ गई। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं निकालता हूं, देखो मुझे दूसरा क्या देखना है? t 50%, मतलब कि फॉर 50% कंप्लीशन, फॉर 50% कंप्लीशन। अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी? a बाई 2, और t को क्या लूंगा मैं? t 50%। हालांकि अभी ड्राइव भी किया था मैंने, लेकिन फिर से निकाल लेते हैं। ये दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां। x की जगह क्या रखा? a बाई 2। t की जगह क्या रखा? t 50%। तो बताना जरा बच्चों t 50% क्या है? t 50% बराबर a बाय 2 के हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या कर रहा हूं? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूं 2 से। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। t 100 को डिवाइड करना है t 50 से, तो t 100% डिवाइड बाय t 50% इज इक्वल्स टू a बाय k, a बाय 2 के। a से a कैंसिल, k से k कैंसिल, बच क्या गया? 2। 2 पर चला गया ना। तो बताना जरा बच्चों t 100% किसके बराबर आया? t 100% बराबर 2 इंटू t 50%। सही है, ये ड्राइव कर दिया हमने इक्वेशन। इस तरीके से बच्चों हमें ड्राइव करनी है। अब ये दूसरा वाला डेरिवेशन करना है, ये वाला तो हो गया, अब नीचे वाला करना है। चलो नीचे वाला डेरिवेशन करते हैं। देखो बच्चों, नीचे वाला जो डेरिवेशन है वो क्या है? नंबर 2 जो हमें पढ़ना है वो ये निकालना है कि t 75% इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 इंटू टी 50% होता है। ये हमें ड्राइव करना है। तो अब हम करते हैं भी ड्राइव। सबसे पहले हम इस वाले टाइम के लिए देखते हैं कि रिएक्शन जब 75% कंप्लीट हो गई है तो x की वैल्यू क्या होगी। चलो, फॉर 75% कंप्लीशन x बराबर क्या होगा बच्चों? अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है ना, अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है तो बच्चों इस A का 75% प्रोडक्ट में बदल गया होगा। यही बात है ना? क्या A का 75% प्रोडक्ट में बदल गया होगा? इसका मतलब x की वैल्यू ये होगी। A का 75% निकालने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। तो बच्चों ये कितना आया? ये काटा तो मैंने 3 पे, ये 4 पे, तो कितना आ गया? 3a बाय 4। अच्छा, 75% के लिए t की वैल्यू क्या ले लेता हूं? t 75%। इक्वेशन में पुट करता हूं, कौन सी वाली इक्वेशन में? x बराबर kt में। x बराबर kt में पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या? 3a बाय 4 बराबर k इंटू टी की 75%। तो बताना बच्चों t 75% क्या आया? t 75% बराबर 3a बाय 4k। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब मुझे क्या देखना है? 50% के लिए, फॉर 50% कंप्लीशन। अब बच्चों मैं 2 बार निकाल चुका हूं ये 50% के लिए, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं t 50% बराबर क्या होता है? a बाय 2k। अभी ड्राइव किया था हमने, देखो ये निकाल रखा t 50% a बाय 2k आया था। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, क्या होगा? t 75% डिवाइड बाय t 50% बराबर 3a बाय 4k को डिवाइड कर रहा हूं a बाय 2k से। k से k कैंसिल,
ए से ए कैंसिल, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 4 है नीचे, तो 2 से जब काटा तो 2 बचा, तो आया क्या 3/2। तो t 75% बच्चों किसके बराबर आ गया, 3/2 t 50%। सही बात है, ठीक है, दोनों ड्राइव हो गए ना ये। तो बच्चों इस तरीके से डेरिवेशन करना है, और फर्स्ट ऑर्डर में तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे क्वेश्चन, और बहुत लाजवाब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ये हम कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है बच्चों, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, लेकिन उसके लिए इन सब का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, इसके बाद बच्चों हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं। कुछ ग्राफ प्लॉट करने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो कुछ ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं। देखो क्या पहला ग्राफ जो मैं प्लॉट करूंगा, अच्छा एक बात मैं जानता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर के ए की पावर 0 के बराबर होता है, सही बात है। अगर मुझे कभी भी ग्राफ प्लॉट करना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन लिख देता हूं ए नोट, क्या रेट डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर? क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे कंसंट्रेशन में कुछ भी लूं, चाहे मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं या कम करूं, कुछ भी करूं, रेट जो शुरुआत में है वो ही रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। बच्चों मैं मान लेता हूं रेट शुरुआत में इतना था, जितना भी था, ठीक है, इतना था, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहां तक की बात। चलो नंबर 2, अगली जो बात है नंबर 2 जो है वो क्या है, एक इक्वेशन हमने अभी अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, देखो कि ए नोट माइनस ए टी बराबर होता है के टी। देखना अभी तुम लास्ट वाले पेज पे ही ड्राइव किया था, जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब डेरिवेशन किया था, तो एक तो आया था x बराबर के टी, उस x की वैल्यू जो लिखी थी हमने ए नोट माइनस ए टी बराबर के टी लिखी थी, देखना वहां पे। चलो अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, क्या मैं इस एटी को तो ले गया उधर, एटी को उधर ले गया तो प्लस का हो गया, केटी को ले आया इधर तो ये माइनस क्या हो गया, एटी बराबर ए नोट माइनस केटी आ गया। अच्छा अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों, किस किस के वर्सेस, देखो एटी कंसंट्रेशन एट टाइम टी और वर्सेस टी के टाइम के साथ इस एटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम के साथ एटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे ये देखना है। तो बच्चों ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, ध्यान देना जरा एक बार। जो वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ये वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है। वाई एक्सिस पे कौन लिया हुआ है, ये। एक्स एक्सिस पे कौन लिया हुआ है, ये। एक्स के साथ जो होगा वो क्या होगा, एम, जो बच गया वो क्या होगा, सी। अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशन कैसी बन रही है, y बराबर c माइनस एम एक्स, ये बन रही है ना। देखो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो ग्राफ आएगा हमारा बच्चों, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है, स्लोप बराबर माइनस के, ठीक है, यहां तक की बात। अच्छा यहां से लेके यहां तक की जो ये वैल्यू है, ये इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट कितना, ए नोट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना, सही है यहां तक की बात। एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई बच्चों हम। अभी अभी मैंने एक डेरिवेशन कराया था कि टी हाफ बराबर ए बाय 2 के, या मैं ये भी कह सकता हूं टी हाफ बराबर ए नोट बाय 2 के। ए नोट और ए एक ही होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन।
मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं टी हाफ वर्सेस ए नोट के। तो बच्चों ये y, इसको y मान लिया, ए नोट क्या है x, इसके साथ जो है वो m है, इसके साथ कौन है 1/2 के, तो ये क्या हो गया m। इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसका मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0। स्लोप सीधा सीधा नजर आ रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब स्टार्ट कहां से करेंगे 0 से, क्योंकि स्लोप कितना है, सॉरी इंटरसेप्ट कितना है 0, तो 0 से स्टार्ट किया ऊपर की तरफ। स्लोप क्या आया ग्राफ का, स्लोप बराबर 1/2 के। ठीक है यहां तक की बात। तो बच्चों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज हमने पढ़ी है, अच्छे से करना है इसको। न्यूमेरिकल आज कोई नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस टॉपिक को समझना है तुमने। अगर कोई डाउट आए तो मुझे बताना। ये टॉपिक एक शुरुआत है कहीं ना कहीं नए आने वाले टॉपिक्स के लिए, जो फर्स्ट ऑर्डर का हमें पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना। हाँ एक एग्जांपल और लिख लो तुम बच्चों, यहां पे लिख लेना एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के में कुछ एग्जांपल है जो तुम्हें याद रखने हैं, कई बार पूछ लेता है एग्जांपल भी। एक एग्जांपल ये वाली रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, H2 + Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है 2HCl। ठीक है, सेम एज इट इज अमोनिया का डिकम्पोज होना N2 और 3H2 के अंदर टंगस्टन के सरफेस के ऊपर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो हमने कल न्यूमेरिकल पढ़ा भी था इसके बारे में। अच्छा ये दूसरी हो गई। एक और याद रखनी है बच्चों, H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन गोल्ड के सरफेस पे आपस में जुड़ते हैं, 2HI बनाते हैं, ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब कि इनका रेट डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है यहां तक की बात। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से करना बच्चों इसको। थैंक यू।